अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। उज़ैर बलोच के हवाले से नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। वफाकी हुकूमत को यकीन है कि उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की सरपरस्ती हासिल थी। पीपल्स पार्टी लियारी में होने वाले जराइम में मुलव्विस है। सिंध हुकूमत उज़ैर बलोच की JIT पर असरअंदाज हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की JIT जारी की, मगर उसके अगले दिन अली ज़ैदी एक और JIT ले आए जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अलावा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले से ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात मौजूद हैं बनिस्बत उस JIT के जो कि सिंध हुकूमत ने जारी की। अब सिंध रेंजर्स के साबिक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शुजा का बयान सामने आया है। उन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया और ब्रिगेडियर बासित शुजा ने उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से बातें की हैं और वो क्योंकि उस वक्त ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, मुलव्विस थे बतौर ब्रिगेडियर, तो उन्होंने क्या बातें कही हैं ये ज़रा सुनिए। किसी भी जगह पे उस वक्त तक ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं पनप सकता जब तक कि उसको पॉलिटिकल बैकिंग ना हो। उज़ैर बलोच ने खुद तस्लीम किया कि वो इंतजामी अफसरान और पुलिस अफसरान की तकर्रियां और तबादले करवाता था। पुलिस बैकिंग के सियासी बैकिंग के बगैर वो कैसे मुमकिन हो सकता है। जो है एक और खातून जो कि लियारी अमन कमेटी की, पीपल्स अमन कमेटी की स्पोक्स पर्सन थी, सानिया नाज, वो प्रेस रिलीज बना के पीपल्स अमन कमेटी की मीडिया के लोगों को दिया करती होती थी। वो MPA बनी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, तमाम वो हक़ाइक़ जो कि इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, मीडिया के अंदर मौजूद हैं, कैसे सियासी लोग सरकर्दा बशमूल वज़ीर आला फरियाल तालपुर वगैरह उज़ैर बलोच के घर पे जाया करते होते थे और वहाँ पे अशाइये जो में शिरकत करते थे। ये तमाम बिल्कुल वाज़िया है और अगर लियारी के लोगों से पूछा जाए तो वो भी इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे। तमाम लोगों को पता था। आप बराह रास्त इल्जाम आयद कर रहे हैं फरियाल तालपुर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर कि वो बराह रास्त सरपरस्ती करते थे, ये इल्जाम आयद कर रहे हैं। मैं मलिक साहब ये कह रहा हूँ कि उनके साथ बिल्कुल राब्ते थे। उसके अलावा मैं आपको 2 वाक़यात और बताता चलूँ जिधर पॉलिटिकल बैकिंग लियारी गैंग वॉर को किस तरीके से हासिल थी। 2012 में ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स का एक ऑफिसर था DSR हनीफ, वो गैंगस्टर के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। उसी ऑपरेशन में कुछ गैंगस्टर्स भी मारे गए। DSR हनीफ को बाकायदा एजाज के साथ उसकी मैयत जो है उसके आबाई शहर लाहौर पहुंचा दी गई, लेकिन जो गैंगस्टर्स उसके अंदर मारे गए थे उनकी मैयतें कादर पटेल और मुख्तलिफ जो सियासी लोग थे लियारी के, ये रख के इन्होंने नटी जटी पुल को जो है बंद कर दिया था, उस शाहरा को ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद 2013 में एक और गैंगस्टर था, एक और ऑपरेशन के दौरान लियारी में साकिब बॉक्सर उसका नाम था, जिसके खिलाफ 7 कत्ल की FIR दर्ज थी। एक ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स के जो कुछ जवान उसमें जख्मी हुए और ये साकिब बॉक्सर मारा गया। यही कादर पटेल साहब एक पूरी रैली लेके आए लियारी से और सिंध रेंजर्स का बाकायदा उन्होंने मुहासरा किया था रेड जोन के अंदर। तो इससे बड़ी और कौन सी शवाहिद हो सकते हैं कि पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी इनको। हमने 2 दिन पहले कादिर पटेल साहब को इंटरव्यू किया तो उनका ये कहना था कि मुझे तो 2 दिन तक रेंजर्स ने और दीगर वफाकी एजेंसीज ने बिठाकर तफसील से इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद मुझे कहा कि आप जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर बासित शुजा ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के किरदार के हवाले से भी बात की और कहा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा रेंजर्स के खिलाफ बयानात देते रहे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का क्या रोल था इस सारे मामले के अंदर? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने खुद तस्लीम किया हुआ है कि उन्होंने लाइसेंसेस दिए लियारी के बच्चों को सो कॉल्ड बच्चों को, और उज़ैर बलोच ने खुद मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में और जलसों में कहा गया मैंने 5000 लाइसेंसेस उनसे लिए। उसके अलावा जब रेंजर्स ने पहली दफ़ा रमज़ान में 2012 के ऑपरेशन किया था लियारी के अंदर, तो उसके फ़ौरन बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एक इंतहाई धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने सर पे कुरान रख के रेंजर्स को मतून किया था और लियारी गैंग वॉर के साथ पूरे साथ किया था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अहलिया और वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा भी आज सामने आई। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ पार्टी पॉलिसी थी, अपने
जो शौहर हैं उनके हवाले से सवालों का भी जवाब दिया और फरियाल तालपुर साहिबा पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भी उन्होंने इल्ज़ामात दोहराए, मगर अपने जो शौहर है उस हवाले से उन्होंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हवाले से क्या बात की, ज़रा देखिए। आप मुझे बताएं, आप इस जेआईटी को मानती हैं या नहीं मानती? पहले तो ये फैसला कर लेते ना जी, क्योंकि आपकी हुकूमत कह रही है जेआईटी ठीक है। अगर वो भी जेआईटी है, इनको कोर्टों में जाना चाहिए, और अगर वो जो भी नाम ले रहे हैं जो सियासी, वो क्यों, अगर सिंध हुकूमत क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रही है, करें, जिसमें लीडरशिप का भी सामने आए, जिन्होंने टास्क दिए होंगे। फिर कौन सी चीज थी जो आसिफ जरदारी या इनके इजाजत के बगैर हो सकती थी? आप ये कह रहे हैं सब कुछ इजाजत के साथ हुआ है? आई काशिफ साहब इजाजत के साथ हुआ। नेम ऑफ फ्रेंड्स, पहला नाम है ए डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा। सवाल यह है कि जो कुछ जुल्फिकार मिर्जा साहब ने किया, इनको आम किया, इसका जवाब मिर्जा साहब को देना पड़ेगा। जो लोग कत्ल हुए उसका देना पड़ेगा, लेकिन क्या ये सब कुछ पार्टी पॉलिसी के तहत हुआ था? उस दौर में जो 2008 से जब से उन्होंने ओथ उठाई और जब उन्होंने रिजाइन किया, उस वक्त का सबका हिसाब जरूर एज अ होम मिनिस्टर आप उनसे हम पूछते हैं। मैं चाहती हूं कि जुडिशरी आए और आके ले इन पे 100 वोटों ले उठाए सुप्रीम कोर्ट। आम बातें हुई हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हम 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में बुलाने की, नहीं हम ला पाए हैं। डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा से आज हमने कहा, वो कल उन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम में आ सकती हूँ, हम कोशिश करेंगे वो आएँ और इस हवाले से हम उनसे सवालात करें। मगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी, जो कि बाकायदा तौर पर उज़ैर बलोच से हल्फ लेते नज़र आते हैं, जिन्हें पीपल्स पार्टी कहती है कि वो तो हमारे कारकुन हैं, उज़ैर बलोच ने उन्हें टिकट क्यों देना था, ये तो हमने दिया था, उन्होंने आज प्रोग्राम में आने का वादा किया और अब हम उनका इंतज़ार करते रहे। उन्होंने फ़ोन्स भी बंद कर दिए हैं, वो अभी तक प्रोग्राम में नहीं आए। उनका ये दावा था कि वो तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार हैं कि क्यों उन्होंने हल्फ लिया, क्या मामलात थे, मगर अब फ़ोन बंद हैं और वो प्रोग्राम में नहीं आए हैं। अब हम आपके सामने रखते हैं 2 GITs हैं, एक सिंध हुकूमत की और दूसरी वो जो अली जैदी सामने लाए हैं। हमने सिंध हुकूमत और अली जैदी की GIT का जायज़ा लिया है, दोनों में बहुत फ़र्क है। इस हवाले से हम सवालात अली जैदी के सामने भी रखते रहे। सिंध हुकूमत की GIT से बहुत से नाम गायब हैं और बहुत सी अहम तफसीलात का जिक्र नहीं है। सबसे अहम अली जैदी की जारी करदा GIT का पहला पैराग्राफ है, जिसमें लिखा है कि उज़ैर बलोच से तफ्तीश के लिए एक ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम तश्कील दी गई। 28 अप्रैल के इजलास में उज़ैर बलोच से तफ्तीश की गई। ये GIT की रिपोर्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा, जिस पर चेयरमैन समेत दीगर तमाम अराकीन के दस्तखत हैं, उसे महकमा दाखिला के पास जमा करवा दिया गया है। GIT के मुताबिक GIT का पहला हिस्सा बुनियादी तौर पर उन हार्डकोर जराइम पेशा सरगर्मियों से मुताल्लिक है जिसमें उज़ैर बलोच और उसके साथी मुलविस रहे हैं, जबकि GIT का दूसरा हिस्सा उन जराइम पेशा कार्रवाइयों से मुताल्लिक है जिसमें सियासी शख्सियात मुलविस हैं। GIT के मुताबिक अलबत्ता GIT के ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मगर वाज़े असरात और मज़ीद तहकीकात के पेश नज़र GIT के दूसरे हिस्से को खुफिया रखा जा रहा है और उसे इस रिपोर्ट के साथ शाया नहीं किया जा रहा। इस रिपोर्ट के खुफिया हिस्से को उस वक्त सामने लाया जाएगा जब उसकी ज़रूरत हो या मुतालिका हुकाम उसका मुतालबा करें। ये पैराग्राफ सिंध हुकूमत की जारी करदा GIT में नहीं है, मगर अली जैदी की जारी करदा GIT में है। इसके अलावा दोनों GITs में उज़ैर बलोच के दोस्तों की एक फहरिस्त है, वो भी मुख्तलिफ है। अली जैदी की जारी करदा GIT में दोस्तों की फहरिस्त में पहला नाम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, दूसरा नाम फरियाल तालपुर, तीसरा अब्दुल कादिर पटेल, चौथा निसार मोराई, फिर यूसुफ बलोच और शर्जील मेमन का नाम है। इसके बाद हबीब जान और दीगर के नाम हैं, मगर ये 6 नाम सिंध हुकूमत की जारी करदा GIT में शामिल नहीं है। सिंध हुकूमत की जारी करदा GIT दोस्तों की फहरिस्त में हबीब जान के नाम से शुरू होती है, यानी इस वक्त की पीपल्स पार्टी की क़यादत और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम उसमें से गायब है। अगर पर्सनल स्टाफ और इब्तिदाई तारीख एक जैसी है, मगर फिर भी अली जैदी की जारी करदा GIT में सियासी वाबस्तगी का पैराग्राफ है। उस पैरा में लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मुराई, उवैस मुजफ्फर टप्पी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात रही हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी की हिदायत पर उज़ैर बलोच की असलह और पैसे के साथ मदद की। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जब वज़ारत दाखिला से मुस्ताफ़ी हुए तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स अमन कमेटी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, जिन्हें शर्जील मेमन और उवैस मुजफ्फर टप्पी ने ख़त्म किया। 2013 के आम इंतख़ाबात से पहले उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी पर जोर दिया कि वो पार्टी टिकट्स उसके मनपसंद उम्मीदवारों को दें, जिसकी पार्टी ने पैरवी की और इस तरह मौजूदा MPA और MNA उज़ैर के नामजद करदा हैं। ये बातें सिंध हुकूमत की GIT में शामिल नहीं हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अब वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और GDA के रहनुमा हैं,
मगर उनका नाम सबसे ज़्यादा बार बार उज़ैर बलोच की JIT में आया है, मगर अली जैदी की जारी करदा JIT में। मज़ीद लिखा है कि उज़ैर बलोच ने बताया कि 2010 में उस वक्त के CCPO कराची वसीम अहमद ने उन्हें फ़ोन कॉल की और मुलाकात के लिए SSP फारूक ऐवान के घर आने को कहा। उज़ैर बलोच ने कहा कि जब वो मुलाकात के लिए पहुंचा तो CCPO कराची वसीम अहमद ने मुझसे कहा कि गफ्फार ज़िक्री और अरशद पप्पू ग्रुप के गैंगस्टर्स लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों और महकमों में भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, चोरी और डाकों में मुलव्विस हैं, इसलिए मुझे गफ्फार ज़िक्री और उसके गैंगस्टर्स को कत्ल कर देना चाहिए। जिस पर मैंने रजामंदी जाहिर कर दी और CCPO साहब को कहा कि उसके बदले लियारी के SHO मेरी मर्जी के तैनात किए जाएं। JIT के मुताबिक उसके बाद इंस्पेक्टर इम्तियाज नियाजी और इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच को SHO तैनात किया गया। उज़ैर बलोच ने इंकिशाफ किया है कि वो यूसुफ बलोच के जरिए SP इकबाल भट्टी से मिला और यूसुफ बलोच की सिफारिश पर उसने SP इकबाल भट्टी को जुल्फिकार मिर्जा के जरिए लियारी का TPO लगवाया। सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT में भी इस बात का जिक्र है, मगर उसमें जुल्फिकार मिर्जा का नाम नहीं है। ये अली जैदी के JIT में जुल्फिकार मिर्जा का नाम मौजूद है कि उनके दौर में CCPO कराची ने जब वो वजीर दाखिला थे ये सारे के सारे काम किए और फिर जुल्फिकार मिर्जा के जरिए ये तकर्री कराई। ये वो दौर था जब जुल्फिकार मिर्जा वजीर दाखिला था। इस दौरान उज़ैर बलोच का पुलिस में असर वसरूख में इजाफा हुआ और पुलिस उसकी हिमायत करने लगी। उसके अलावा अली जैदी की जारी करदा JIT में मजीद लिखा है कि महकमा फिशरीज से मुतालिक उज़ैर बलोच ने कहा कि उसने फरियाल तालपुर के जरिए सईद खान को फिशरीज का चेयरमैन लगवाया। सईद खान जब तक फिशरीज के चेयरमैन रहे उस वक्त तक फिशरीज से 20 लाख का वो महाना भत्ता लेता था, जबकि फरियाल तालपुर को महाना 1 करोड़ की रकम दी जाती थी। ये बात सिंध हुकूमत की JIT में मौजूद नहीं है, अली जैदी की JIT में मौजूद है। अहम बात यह कि सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT में एक कत्ल का जिक्र है, उसकी तफसील भी बताई है, मगर उसमें कादिर पटेल का नाम शामिल नहीं है। अली जैदी की जारी करदा JIT में उस कत्ल की ज्यादा तफसीलात हैं और कादिर पटेल का नाम भी लिया गया है। अली जैदी की जारी करदा JIT के मुताबिक उज़ैर बलोच ने इंकिशाफ किया है कि 2010 में लियारी गैंग वॉर के मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई के दौरान एक नस्ली ग्रुप के कारकुनान की तरफ से 2010 में जब कादिर पटेल के कोऑर्डिनेटर मारे गए और इस नस्ली ग्रुप ने फिर बलोचों को टारगेट करना शुरू किया, जिसके बाद कादिर पटेल ने मुझे हिदायत दी कि एक बलोच के कत्ल पर मुखालिफ ग्रुप के 2 लोगों को कत्ल करो। उज़ैर बलोच ने इंकिशाफ किया कि 2010 में सेनेटर यूसुफ बलोच ने उन्हें आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाया और कहा कि मुखालिफों की टारगेट किलिंग पर बड़े साहब बहुत खुश हैं। उज़ैर बलोच ने इंकिशाफ किया है अली जैदी की JIT के मुताबिक, जारी करदा JIT के मुताबिक कि 2010 और 2011 के दौरान कादिर पटेल ने उसे रज़ाक कमांडो को कत्ल करने को कहा कि क्योंकि उसने ईदी अमीन का कत्ल किया था। 2011 में जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला ने रज़ाक कमांडो के भाई जलील को अगवा किया और खबर दी, जिस पर मैंने कादिर पटेल को इतला दी तो कादिर पटेल ने उसे कत्ल करने का कहा और फिर जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला ने उसे कत्ल करके उसकी लाश नामालूम जगह ठिकाने लगा दी। यह वाक़या सिंध हुकूमत की JIT में भी है, मगर उसमें कादिर पटेल का नाम नहीं है। कादिर पटेल हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने इसकी तरदीद की कि हम हुकूमत में थे, मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा अली जैदी की जारी करदा JIT में शेरशाह में होने वाले कत्ल की मज़ीद तफसीलात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने इंकिशाफ किया कि अक्टूबर 2010 में उसके कारकुनों ने एक सियासी जमात के 11 हमदर्दों को पार्टी को भत्ता देने पर कत्ल किया, जिस पर साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा ने उन्हें फ़ोन किया और हिदायत की कि हम एक गैंगस्टर के बदले एक मुखालिफ वर्कर का कत्ल कर सकते हैं, मुखालिफ जमात के एक वर्कर का एक गैंगस्टर के कत्ल के बदले कत्ल कर सकते हैं। एक साथ कत्ल करने से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ये बातें सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT में नहीं हैं। अली जैदी की जारी करदा JIT में उनके अपने इत्तेहादी जुल्फिकार मिर्जा के हवाले से ये बात भी शामिल है। इसके अलावा अली जैदी की जारी करदा JIT में लिखा है कि उज़ैर बलोच ने इंकिशाफ किया है कि 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान चौधरी असलम और सिंध हुकूमत ने उसके सर की कीमत रखी, जिसके बाद सेनेटर यूसुफ बलोच की हिदायत पर वो उस वक्त के वजीर आला कायम अली शाह, फरियाल तालपुर और दीगर लोगों से मिले ताकि सर की कीमत का नोटिफिकेशन मनसूख किया जाए। इस मुलाकात के 20 दिन बाद न सिर्फ ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया, बल्कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत की तरफ से वो केसेस भी ख़त्म किए गए जिसमें रियासत मुद्दई थी। उज़ैर बलोच ने इंकिशाफ किया कि 2013 में इंतखाबात से पहले वो पार्टी टिकट्स के लिए फरियाल तालपुर के साथ राब्ते में था और फिर फरियाल तालपुर ने टिकट्स का इंतजाम भी किया जो शाहजहान बलोच, जावेद नागोरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नास को दिए गए।
GIT کے مطابق عزیر بلوچ نے انکشاف کیا ہے کہ عام انتخابات کے بعد جب قائم علی شاہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف اٹھایا تو اس نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو رات کے کھانے پر مدعو کیا، جس میں فریال تالپور، قائم علی شاہ، یوسف بلوچ، جاوید ناگوری، ثانیہ ناز اور شرمیلا فاروقی اور ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا نے شرکت کی۔ اور اس ملاقات میں فریال تالپور نے اسے یہ ٹاسک دیا کہ لیاری پیپلز پارٹی کا قلعہ ہونا چاہیے اور اگر مخالفین ڈرائیں دھمکائیں تو انہیں بندوق کی نوک پر رکھا جائے، یعنی قتل کر دیا جائے۔ اب یہ وہی رات کا کھانا ہے جس کی تفصیلات ہم نے پہلی دفعہ آپ کو دکھائی تھی کہ کس طریقے سے فریال تالپور صاحبہ اور دیگر رہنما الیکشن جیتنے کے بعد قائم علی شاہ صاحب بھی عزیر بلوچ کے کھانے میں گئے۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تو لیاری کے لوگوں کا کھانا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا وہاں عزیر بلوچ ہوگا۔ فریال تالپور صاحبہ کسی بھی قسم کے تعلق کی نفی کرتی رہی ہیں، مگر واضح طور پر نظر آ رہا ہے عزیر بلوچ میڈیا پر انٹرویوز دیتا تھا، دنیا کے سامنے تھا، کس طریقے سے وہ ویلکم کرتا نظر آ رہا ہے۔ علی زیدی کی جاری کردہ GIT رپورٹ کا یہ حصہ سندھ حکومت کی جاری کردہ GIT میں شامل نہیں ہے۔ علی زیدی نے جو GIT جاری کی اس کے مطابق عزیر بلوچ نے انکشاف کیا کہ قادر پٹیل کی ہدایات پر وہ مختلف زمینوں پر قبضہ بھی کرتے رہے۔ ذوالفقار مرزا کے مستعفی ہونے کے بعد وہ یوسف بلوچ سے ملے۔ یوسف بلوچ کو آصف علی زرداری نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ میں یعنی عزیر بلوچ کسی اور جماعت میں شمولیت اختیار نہ کروں بلکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتا رہوں۔ 2012 میں وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہوئے، پھر MQM سمیت پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ نے اسے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی پیشکش کی، جس کے بعد آصف علی زرداری اور فریال تالپور نے پیغام پہنچایا کہ پیپلز پارٹی نہ چھوڑوں اور سندھ کے مختلف محکموں میں مجھے گریڈ 1 سے لے کر 14 تک 500 نوکریاں الاٹ کی گئی۔ یہ باتیں سندھ حکومت کی GIT میں شامل نہیں ہیں، یہ ساری باتیں علی زیدی کی طرف سے جاری کردہ GIT میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جاری کردہ GIT میں ایران کے حوالے سے ذکر ہے، مگر جو GIT علی زیدی نے جاری کی ہے اس میں اس حوالے سے مزید تفصیلات ہیں۔ حاجی ناصر سے ملاقات کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ جب ایرانی انٹیلیجنس نے عزیر بلوچ سے ISI اور MI کے خفیہ مقامات اور افسران سے متعلق معلومات پوچھیں تو اس نے کہا کہ اس وقت مناسب یہ ہوگا کہ وہ دبئی سے آپریٹ کریں، جس پر ایرانی انٹیلیجنس نے رضامندی ظاہر کی اور بعد میں اس نے خفیہ مقامات کے نقشے بھی بنا کر دیے اور افسران سے متعلق معلومات بھی فراہم کی۔ یہ باتیں سندھ حکومت کی GIT میں اس طریقے سے شامل نہیں ہیں، تفصیل سے علی زیدی کی جاری کردہ GIT میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مزید لکھا گیا ہے کہ عزیر بلوچ نے انکشاف کیا کہ جب وہ ایران میں حاجی ناصر کے ساتھ رہائش پذیر تھا تو اس وقت ان کا MQM کے کچھ مہمانوں سے بھی آمنا سامنا ہوا جو ایرانی انٹیلیجنس افسران کے ساتھ آتے تھے۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ علی زیدی کی جاری کردہ GIT میں بیان کیا گیا ہے۔ اب MQM بھی تحریک انصاف کے اتحادی ہے، ذوالفقار مرزا بھی تحریک انصاف کے اتحادی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال کر بری ذمہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل آئے، ہم نے ان سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس معاملے سے کیسے بری ذمہ ہو سکتی ہے جب باقاعدہ طور پر ذوالفقار مرزا کے سائیڈ لائن ہونے کے بعد 2012 میں آپریشن ضرور کیا گیا مگر اس کے بعد عزیر بلوچ کو منایا گیا، لوگوں نے حلف لیا اور GIT بتا رہی ہے کہ پیغام کس طریقے سے آصف زرداری سامنے پہنچا ہے۔ زرداری صاحب کے اتنے قریب آدمی اگر پھر اس کے بعد ذوالفقار مرزا کے راستہ حلق کرنے کے بعد مل رہا ہے اور پھر ہیڈ منی ختم ہو رہی ہے اس کے سر پہ سے اور پھر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹ دیے گئے وہ حلف اٹھا رہے ہیں عزیر بلوچ کے نام سے، تو کیا یہ GIT درست نہیں کہتی کہ ذوالفقار مرزا جب چلے گئے تو یوسف بلوچ نے کام کیا اور آصف زرداری صاحب کے پیغامات پہنچائے عزیر بلوچ کو، جس کی وجہ سے یہ معاملات طے پائے اور ہیڈ منی ختم ہوئی اور یہ پھر ہوا جو ہم حلف برداری دکھا رہے ہیں؟ اگر شاہ زیب ایسا ہوتا تو یاد ہے لاسٹ آپ کے پروگرام میں اس کا کلیئر جواب دے چکا تھا کہ جب یہ اوتھ والا معاملہ ہمارے علم میں آیا تو میں نے امیجیٹلی ایز اے کراچی پریزیڈنٹ اپنے سپیریئرز کو یعنی پریزیڈنٹ سندھ کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ یہ غلط ہوا ہے اور اسی بنیاد پہ جاوید ناگوری صاحب کیبنٹ سے نکالے گئے۔ حالانکہ افسوس کی بات ہے بعد میں ان کا بھائی بھی بیچارہ قتل ہوا اور اس پر پارٹی نے پورا ایکشن کیا۔ مگر پارٹی نے اس سے کو کسی طرح بھی قابل مگر پارٹی نے اس سے پہلے کیا کیا؟ پارٹی نے چلے انہوں نے حلف لے لیا اور ان کو جو ٹکٹ تھے وہ بھی عزیر بلوچ کے کہنے پر ہی دیے، صرف حلف پر ہی اعتراض ہے، پارٹی ٹکٹ ہی عزیر بلوچ کے کہنے پر دے رہی ہے۔ اس کے بعد پارٹی جیت کر جو پہلے ڈنر پہ جا رہی ہے فریال تالپور صاحبہ اور قائم علی شاہ، اس میں آپ بھی موجود ہیں، راستہ دکھاتے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی عزیر بلوچ کا ہے۔ پارٹی کو یہ سب باتیں نہیں پتا تھی؟ شاہ صاحب اس پر ہماری بات تفصیلی ہوئی ہے، دہرا دیتا ہوں۔ منو ان اگر
पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच के बोलने पर टिकट देती तो कोई बाबा लाडला टाइप या इस तरह गैंगस्टर को दे देती, अपने यूसी नाजिम को नहीं देती, शाहजहां को, अपने सिटी एरिया के ओहदेदार जावेद नागौरी को नहीं देती, एनजीओ एक्टिविस्ट जो है उसको नहीं देती। हमारे दरमियान पीसफुल इलेक्शन के लिए डायलॉग ज़रूर हुए थे बुज़ुर्ग कमेटी और हमारे दरमियान, लेकिन हमने किसी की डिक्टेशन नहीं ली। हमने वही पीपल्स पार्टी के लोगों को टिकट दिया जो निस्बतन कम मकबूल थे लेकिन काबिल कबूल। एक लिंक आपने मान लिया और वो ये है कि यूसुफ बलोच ज़ाहिर जरदारी साहब से मिलता था, यूसुफ बलोच उज़ैर बलोच से मिलता था, ये भी सामने, और आपने कहा तो एक ही जगह के रहने वाले हैं, आपकी ज़रूरत नहीं थी उनको मिलने के लिए। उज़ैर बलोच के मुताबिक 2010 में यूसुफ बलोच ने पैगाम आसिफ जरदारी साहब को उन्हें पहुंचाया कि बड़े साहब बड़े खुश हैं, ये टारगेट किलिंग मुखालिफिन की हो रही है, इससे वो बड़े खुश हैं, और एसेलरेट करने को कहा कि जो मुखालिफिन की किलिंग है उसमें इजाफे करने को, ये बड़े साहब ने पैगाम पहुंचाया यूसुफ बलोच के ज़रिए। ये उज़ैर बलोच कह रहे हैं CIT में। शाहज़ेब कोई अपनी हुकूमत में आपको लॉजिकल लगती है बात? अरे हल्फ मौजूद हैं, हालात वाक़यात मौजूद हैं, तो बात तो लॉजिकल है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बरी ज़िम्मा हो सकती है। इस बात से सबको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरफ नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता, सारी ज़िम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती। बाद के वाक़यात से जो ज़िम्मेदारी है उससे अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। मगर उसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी हमारे प्रोग्राम में आए, हमने उनके सामने भी ये सवालात रखे कि ये नहीं हो सकता कि आप अपनी GIT की बुनियाद पर कादिर पटेल को तो गलत कहें मगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हीरो करार दें। हालांकि आपकी अपनी GIT बता रही है कि इस सारे के सारे मामले में उज़ैर बलोच को मजबूत करने में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का कितना बड़ा किरदार है। उन्होंने क्या जवाब दिया? अगर आप इस मामले पर सियासत नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता कि आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो तो आपने कहा बड़े तगड़े आदमी हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त वक्त पे सच बोल दिया कुरान सर पे रख के, और जो कुछ कादिर पटेल के बारे में लिखा हुआ है, कादिर पटेल के बारे में जो लिखा हुआ है वो आप मिनोअन दुरुस्त माने और उसी तरीके से क्रिटिसाइज करें। आप माने ना, फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इसको स्ट्रॉन्ग किया था उज़ैर बलोच को 2010 में। ये आपकी बताई हुई GIT कह रही है कि पुलिस का CCPO बुला के कहता था। शाहज़ेब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने खड़े होकर सारे इंकशाफात किए हैं, कादिर पटेल ने किए हैं, वो आज भी 2 नंबरी कर रहा है और गलत कामों में इन्वॉल्व है। मगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को आप कैसे बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं? आपके इत्तेहादी हैं वो, उनसे सबसे पहला सवाल होगा क्योंकि आपकी GIT कह रही है कि उन्होंने उनको स्ट्रॉन्ग किया। ज़िम्मा करार ही नहीं दे रहा भाई, क्या तो बिल्कुल जवाब दें सुप्रीम कोर्ट में आके। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि किसी को अगर हुर बनना है तो मैं क्यों रोकूँ? तो मैं तो तारीफ करूंगा ना कि हुर बन गया, कोई खड़ा हो गया। खड़ा किस बात पर हुआ? 2016 तक वो कहता रहा मैं उज़ैर बलोच के साथ खड़ा हूँ। 2016 तक कहता रहा मैंने असला दिया है, मैं खड़ा हूँ उज़ैर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच मेरा भाई है। ये हुर क्या है इसमें? तो पूछे ना बुला के, आप पूछे ना, आपके इत्तेहादी हैं, चीफ जस्टिस की पूछे। 2011 में छोड़ गया। नहीं शाहज़ेब गलत बात, 2011 में छोड़ दी थी पीपल्स पार्टी, 2011 में घर बैठ गए थे। आपकी हुई GIT पेज नंबर 7 पर ये कह रही है कि जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इस्तीफा दिया तो उज़ैर बलोच के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात खराब हो गए, जो बाद में शर्जील मेमन और उवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी ने ठीक किए। यानी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इतने करीब थे उज़ैर बलोच के कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने छोड़ा तो ताल्लुकात खराब हो गए। फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का ज़बरदस्त इस्तकबाल होता था, फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते थे ये मेरी हिफाजत करेंगे, फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते थे मैंने इनको असले के लाइसेंस दिए, फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते थे मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा लाडला वाला हाल ना उज़ैर बलोच का, उज़ैर बलोच आज भी मेरा भाई है। तो ये तो लिखा हुआ है इसमें कि जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने छोड़ा तो ताल्लुकात खराब हुए पीपल्स अमन कमेटी से, और 2012 में ऑपरेशन किया पीपल्स पार्टी ने। आप मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं? आप मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं, जरा बता दें। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपसे कुछ नहीं बुलवाना चाह रहा। आपको बुला के पूछ लें, मैं आपसे कुछ नहीं बुलवाना कह रहा हूं, बुला के पूछ लें। आप जो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, बुला के पूछ, बुलवाना नहीं चाह रहा, मगर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि ये सारी पॉलिटिक्स है या जेन्युइनली जो कराची में किलिंग हुई उसके लिए है? और बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी है। जब 2012 में पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी 2013 के इंतखाबात से पहले कि उज़ैर बलोच नाराज़ ना हो जाए, जिसका GIT में भी जिक्र है, वहीं उज़ैर बलोच बता रहा है कि दूसरी जमातें भी कोशिश कर रही थी कि वो उनमें शमूलियत इख्तियार करे। उसमें नून लीग भी शामिल थी, उसमें MQM भी शामिल थी, उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, और ये बात भी हमने अली ज़ैदी के सामने रखी। आपकी GIT सफ़र नंबर 16 पर कहती है कि 2012 में जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा छोड़ गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो MQM ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने सब ने हमसे कांटेक्ट किए कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, मगर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने मैसेजेस भेजे यूसुफ बलोच के ज़रिए कि पीपल्स पार्टी मत छोड़ना। मतलब उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच करी थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो, आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच?
میں نے یہ پہلی دفعہ GIT میں ہی پڑھا تھا. تو اب بتائیں اگر یہ GIT درست ہے, ایک بات اگر اس کی درست ہے, تو آپ کی پارٹی نے کیوں اپروچ کیا تو عزیر بلوچ کو جوائن کرنے کے لیے؟ نہیں تو پوچھیں نا سپریم کورٹ میں بلا کے عزیر بلوچ کو. اپنی پارٹی سے تو آپ پوچھ لیں, ذوالفقار مرزا سے نہیں پوچھ سکتے, اپنی پارٹی سے تو پوچھ لیں. حکومت میں تھا نہ, میں سندھ حکومت میں ہوں. آپ مجھے ایسے آپ کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے سچ بول کے. نہیں آپ نے پوزیشن لی ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن بڑی کلیئر لیں, اس میں اگر پولیٹکس نہیں ہے تو کچھ چیزوں کا جواب تو آپ بھی دیں. شاہجہ پھر میں آپ سے پوزیشن جو آپ نے لی ہوئی ہے اس پہ سوال کروں گا تو آپ کو بھی جواب دینا ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ GIT پبلک ہو گئی ہے, 4 لوگوں کے سگنیچر ہیں جو کہ MI, ISI, IB اور رینجرز کے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو GIT ہے وہ چینج ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ سے بلا کے تحقیق کرے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فروغ نسیم صاحب پاکستان کو بتاتے تھے, فروغ نسیم صاحب کہ نیلسن منڈیلا کے پائے کے لیڈر ہیں الطاف حسین صاحب, اب وہ آپ کی کابینہ میں جب دل چاہتا ہے نکل جاتے ہیں, جب دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے واپس آ جاتے ہیں. اتنی طاقت ہے ان کی. MKM آپ کے پاس ہو, ذوالفقار مرزا آپ کے پاس ہو, تو کچھ سوال جو آپ کے اختیار میں ہیں, جن لوگوں سے آپ سوال کر سکتے ہیں, ساری ذمہ داری سپریم کورٹ پہ نہ ڈالیں. بہت سارے سوالات وزیر اعظم کر سکتے ہیں, اداروں سے بھی, اتحادیوں سے بھی. ہو سکتا ہے انہوں نے کیے ہوں اور سب چیزیں آپ کو بتانے کی نہیں ہوں. آج صبح انہوں نے بتایا کہ میں نے پوچھا تھا جب آپ کو کہا کہ پریس کانفرنس کر دو جا کے. انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں, یہ چیزیں لکھی, انہوں نے کہا کرو. آپ اتحادیوں کے بارے میں کچھ کوئی بات کہ ہاں میں نے پوچھی تھی, مرزا سے میں ملا تھا, کوئی ایسی بات؟ جب میں نے ان کے سامنے GIT رکھ دی تو وہ انگریزی پڑھنا جانتے ہیں نا, آکسفورڈ ایجوکیٹڈ وزیر اعظم ہے, انگریزی پڑھنا جانتے ہیں نا, تو ان کے پاس ہے GIT ہے. یعنی اب جو کارروائی کرنی ہے سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے. آپ بطور حکومت اپنے اتحادیوں سے, MQM, ذوالفقار مرزا, آپ کارروائی, اسی لیے میں تو اپیل کر رہا ہوں سپریم کورٹ سے کہ کارروائی کرے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے, اور اگر اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی ہے تو جواب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی دینا ہے, جواب ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی دینا ہے, اور وزیر اعظم نے جواب اپنے اتحادیوں سے لینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ MQM اگر بری ذمہ ہو جائے, جو سانحہ بلدیہ کی GIT ہے, اور ساری کی ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذوالفقار مرزا کو بری ذمہ کہہ کے اور ان کی تعریفیں کر کے ساری کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈال دی جائے, اور پیپلز پارٹی خود اپنی قیادت کو اس سارے کے سارے حالات و واقعات سے ذوالفقار مرزا کے اوپر چیزیں ڈال کر بری ذمہ نہیں کر سکتی. اگر اس کا ایک ایماندارانہ تحقیقات ہونی ہیں اور عوام کو بتانا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ اس شہر میں مارے گئے ہیں, کیا گینگ وار تھی, کیسے سیاسی جماعتوں نے سارے کے سارے معاملے کو میں اپنا کردار ادا کیا, اور کیا وجہ ہوئی کہ بہت سارے ایسے ادارے جو وفاق کے ماتحت ہیں انہوں نے دونوں GITs پر دستخط کر دیے, ان اداروں سے بھی سوال ہونا. یہ سارا کا سارا کام اگر ہونا ہے تو پھر سیاست سے بالاتر ہی ہو کے کیا جا سکتا ہے. ابھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے جو حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ سارے معاملے پر سیاست ہو رہی ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں کورونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند ہوئے تقریباً 3.5 ماہ ہو گئے ہیں, اور 7 مئی کو لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جن شعبوں پر پابندیاں برقرار ہیں ان میں تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں. مگر اب کورونا وائرس کے کیسز میں کمی کے دعووں کے بعد تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے. گزشتہ روز صوبوں نے ستمبر میں SOPs کے ساتھ تعلیمی ادارے کھولنے پر اتفاق کیا تھا, اور آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں تعلیمی ادارے کھولنے کی منظوری دے دی گئی ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 15 ستمبر سے ملک بھر کے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے دوبارہ صحت کے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا, اور اگر صورتحال بہتر نہ لگی تو تعلیمی ادارے نہیں کھولے جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ جولائی کے دوسرے ہفتے سے تمام تعلیمی ادارے امتحانات لے سکیں گے. یونیورسٹیز کو PhD کرنے والے طلباء کو بلانے کی اجازت ہوگی, جبکہ جن طلباء کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں, ایسے طلباء کو بھی ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن ان کی تعداد 30% سے زیادہ نہیں ہوگی. 15 سپٹمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں. ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے. کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہیں جو تعلیمی ادارے سارے ہیں اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں. امتحانات جو ہیں وہ 2 ویک آف جولائی سے ان کی اجازت ہے کہ وہ ایک SOPs کے تحت جو ادارہ امتحان لینا چاہتا ہے وہ امتحان لے لے. فرسٹ سٹیج کے اوپر جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انٹرنیٹ بالکل نہیں پہنچ رہا ان کو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ہاسٹلز میں آ جائیں, لیکن 30% سے زیادہ آکیوپینسی ہاسٹلز کی نہیں ہوگی. جو چند محدود تعداد PhD اسٹوڈنٹس کی, ریسرچ پہ کام کرنے والے, لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ
पहले भी बुला सकते हैं। अगर कहीं SOPs पे अमल ना हुआ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उस अदारे को या उस स्कूल को या जो भी है उसको बंद कर देंगे। और ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स को जिनकी तरफ से बहुत उनसे भी ये गुजारिश है कि SOPs जो हैं वो वही होंगी जो कि गवर्नमेंट बनाएगी और आपने उन SOPs पे अमल कराना। पाकिस्तान में तालीमी इदारे मार्च से बंद हैं और अभी मज़ीद 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त तक बंद रहेंगे, मगर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने गुज़िश्ता रोज़ स्कूल अगस्त तक बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि समाजी फासले को बरकरार रख के क्लासेस जारी रखी जा सकती हैं। कोरोना वायरस के बायस स्कूल्स बंद होने की वजह से दुनिया के 1 अरब 60 करोड़ बच्चे मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 111 ममालिक के स्कूल्स बंद हैं, जिसकी वजह से 1 अरब से ज़ायद बच्चे मुतासिर हैं। जबकि अप्रैल में इस वबा के पीक के दौरान दुनिया के 194 ममालिक में स्कूल्स बंद किए गए थे, तो उस वक्त ये तादाद 1 अरब 60 करोड़ से ज़ायद थी। पाकिस्तान में भी कोरोना का फैलाव रोकने और तलबा को इस वबा से बचाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 26 मार्च को मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था, जबकि सिंध और दीगर सूबों ने मार्च के आगाज़ में ही तालीमी इदारे बंद कर दिए थे। इस दौरान पहले तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात मुलतवी किए गए, जिन्हें बाद में मनसूख करके तलबा को बगैर इम्तिहान लिए अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया। अब अहम बात यह है कि मई के आगाज़ में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था, मगर जिन शोबों पर पाबंदियाँ रहीं उनमें तालीमी इदारे भी शामिल थे। ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया, मार्केट्स खोल दी गई, तालीमी इदारे बंद रहे, जिन्हें खोलने से मुतालिक अब बड़ा फैसला किया गया है, जो इस हवाले से अहम है कि इसका ताल्लुक बराह रास्त बच्चों से होगा जिनकी तालीम मुतासिर होने पर वालिदैन परेशान हैं, और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलाने में भी उन्हें लोड शेडिंग और इंटरनेट समेत दीगर सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मसाइल दरपेश हैं। और वैसे भी बहुत एक मुख्तसर सा तबका है जो इंटरनेट के ज़रिए अपने बच्चों को तालीम दिला सकता है। सरकारी स्कूल हों, इसके अलावा दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हों, और जो लोग नहीं ये अफोर्ड कर सकते और जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें भी इंटरनेट के बार बार बंदिश, साथ में कमज़ोर इंटरनेट के अलावा बार बार लोड शेडिंग का मसला है। हर घर को इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब नहीं है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए छोटे बच्चों को पढ़ाना भी अमलन आसान नहीं है। इस सूरत हाल में अब तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है, मगर इस दौरान तलबा के लिए हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना हुकूमत और तालीमी इदारों की इंतज़ामिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि तालीमी इदारों में एक बड़ा मसला जगह का है। इस मामले में सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के पास तो बहुत ज़्यादा जगह मौजूद होती है, मगर प्राइवेट तालीमी इदारों के मामले में ऐसा नहीं है। ख़ासतौर पर कराची जैसे शहर में, जहाँ प्राइवेट स्कूल्स और ट्यूशन सेंटर्स फ्लैट्स और घरों तक में खुले हुए हैं, और जगह की कमी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से क्लासेस में और लंच ब्रेक के दौरान जब बच्चों को साथ खाने और खेलने का मौका मिलता है, उसी तरह स्कूल वैन्स में और स्कूल का वक्त शुरू होने और छुट्टी के वक्त बच्चों का रश होता है, वहाँ तलबा के दरमियान समाजी फासले और दीगर SOPs पर कैसे अमल कराया जाएगा, ये अहम सवाल है। क्योंकि कोरोना वायरस के बाद तलबा के लिए ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। तालीमी इदारे खुलने के बाद समाजी फासले की पाबंदी, फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइजर्स की फराहमी को यकीनी बनाने की ज़रूरत होगी। स्कूल इंतज़ामिया को न सिर्फ खुद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा, बल्कि बच्चों की सेहत के लिए उनकी निगरानी पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। इस हवाले से उन ममालिक के तजर्बात से फ़ायदा उठाना होगा जहाँ कोरोना वायरस का पहला पीक गुजरने के बाद स्कूल्स खोल दिए गए, मगर सख्त हिफाजती इक़दाम के साथ खोले गए। चीन भी उन ममालिक में शामिल है जिसके शहर वुहान से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला, जिसके बाद वहाँ जनवरी में स्कूल्स बंद कर दिए गए। मगर जब वबा पर काबू पाने के बाद मई के आगाज़ में स्कूल्स खोले गए हैं, तो SOPs पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाता है। फेस मास्क के बगैर बच्चे और टीचर स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते। क्लासेस में बच्चों की डेस्क के दरमियान फासला रखा गया है। लंच टाइम में भी बच्चों को फासले से बिठाया जाता है, जबकि स्कूल की टाइमिंग्स को सुबह 8 बजे के बजाय 9:30 बजे कर दिया गया है, ताकि जो रश आवर्स हैं, रश के घंटे होते हैं, ट्रैफिक के घंटे, उसमें हुजूम कम किया जा सके। जिन स्कूलों के पास आउटडोर जगह है, वो भी सिर्फ छोटे ग्रुप्स में बच्चों को खेलने की इजाज़त दे रहे हैं। मगर ये बात अहम है कि बीजिंग में जून में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद वहाँ पर स्कूल्स को दोबारा बंद कर दिया गया था एक इलाके में। इसी तरह जनूबी कोरिया में मई के आखिर में सबसे पहले हाई स्कूल्स के तलबा के लिए तालीमी इदारे खोले गए, तो चीन की तरह सख्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई। क्लासरूम्स में डेस्क के फासले के साथ साथ उसके अतराफ प्लास्टिक शीट्स भी लगाई गई। स्कूल्स में आने से पहले तलबा का टेम्परेचर चेक होता था, फेस मास्क पहनना लाजमी होता था। यूरोप में डेनमार्क वो पहला मुल्क है
جس نے 11 مارچ کو بند کیے گئے اسکولز 20 اپریل سے کھول دیے تھے، مگر حکومتی گائیڈ لائنز کے تحت اسکولز میں بچوں کی ڈیسک کا فاصلہ 6 فٹ رکھا گیا اور سینیٹائزرز اور سماجی فاصلے کی پابندی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ جاپان میں فروری کے آخر میں بند کیے گئے اسکولز مئی کے آغاز میں دوبارہ کھولنے کی اجازت ملی، تو ہائی اسکولز کے ایسے طلبہ کو پہلے مرحلے میں بلایا گیا جو یا تو فرسٹ ایئر میں تھے یا جن کا آخری سال تھا، جبکہ باقی بچوں کو کچھ ہفتوں بعد اسکول آنے کو کہا گیا۔ کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں میں کلاسز میں بچوں کی تعداد کم رکھنے، فیس ماسک پہننے اور الگ الگ وقت میں اسکول آنے اور جانے کی حکمت عملی اختیار کی گئی۔ انگلینڈ میں بھی 18 مارچ سے بند کیے گئے اسکولز جون کے آغاز میں جزوی طور پر کھول دیے گئے ہیں اور حکومت کی طرف سے بچوں کو اسکول بھیجنے کی حوصلہ افزائی تو کی جا رہی ہے، مگر اسے ابھی تک لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ جبکہ برطانیہ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق 46% والدین بچوں کو اسکول بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ اسکولز میں حاضری کا تناسب بھی 40 سے 70% ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں ابھی اسکول نہیں کھولے گئے ہیں۔ یعنی اسکول کھلنے کے بعد اور حفاظتی اقدامات کے باوجود والدین بچوں کو اسکول بھیجنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان جیسے ملک میں تعلیمی اداروں میں سماجی فاصلے سمیت دیگر پابندیوں پر عمل کرانے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی اور وہ کیا کرائٹیریا ہوگا پاکستان میں وائرس پھیلنے کا، جس کے بعد یہ اسکولز کھولے جائیں گے؟ شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت محمود صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے آپ لوگوں نے آج بڑا فیصلہ کیا ہے، مگر اس بات کو منسلک کیا اس بات سے کہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ وبا کا پھیلاؤ کیا ہے۔ مطلب ظاہر ہے بہت زیادہ، چاہے وہ ٹیوشن سینٹرز ہوں، اسکولز ہوں، سرکاری اسکولوں میں تو جگہ آپ کو مل جائے گی، مگر بہت چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں یہاں پر اسکولز ہیں، کوچنگ سینٹرز ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے یقینی بنایا جائے گا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد ہو؟ یہ چیلنج تو ہے شاہزیب، اس کے دو ایسپیکٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ 15 سپٹمبر تک ہم کھولیں گے اور 15 سپٹمبر تک ہم مسلسل جو ہماری صحت کی سچویشن ہے اس کا تجزیہ کرتے رہیں گے، اور ہم نے فارملی یہ فیصلہ کیا ہے کہ فرسٹ ویک آف اگست اور لاسٹ ویک آف اگست میں دوبارہ بین الصوبائی میٹنگ کر کے جائزہ لیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اگر بیماری کی شدت کم ہوتی ہے اور اس کے اندر کئی فارمولے ہیں کہ جس کے تحت آپ کلاسز کو سٹیگر کر سکتے ہیں، پہلے بڑی کلاسز کو شروع کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد یا آلٹرنیٹ ایون، سو یہ ساری چیزیں ہم ورک آؤٹ کریں گے، کیونکہ دیکھیں بہت نقصان ہوا ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں، بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے، بہت نقصان ہو رہا ہے بچوں کا۔ تو اگر حالات بہتر ہوتے ہیں، ہیلتھ کنڈیشنز بہتر ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ سکول جن کی کم فیسیں ہیں ان کا تو برا حال ہے، اور وہاں پہ تو فاقوں تک نوبت ہے۔ تو اس لیے اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہمیں کھول دینے چاہیے۔ اور شفقت محمود صاحب، جو پرابلمز ہیں، ظاہر ہے آن لائن کی بات کی گئی تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بڑا پرابلم ہوا، پاکستان میں سرکاری اسکول ہوں، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، انفیکٹ یہ کہہ لیجئے کہ بہت چھوٹا طبقہ ہے جو آن لائن کلاسز افورڈ کر سکتا ہے، انٹرنیٹ ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے نمٹ سکتا ہے۔ یہاں ایک تو انٹرنیٹ کا مسئلہ، پھر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، پھر بہت سارے لوگ انٹرنیٹ اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ تو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور والدین کا آپ نے فیڈ بیک لیا، ظاہر نظر آ رہا ہے اسکولز تو چاہتے ہیں کھلنا، والدین اس وقت کیا چاہتے ہیں، ان کو بیماری کا کتنا خوف ہے اور بچوں کی پڑھائی کی کتنی فکر ہے، اس سب کو ایویلیویٹ کیا آپ نے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو آن لائن لرننگ کی بات ہے نا، یہ تو ایک مخصوص طبقہ ہے جن کے پاس کمپیوٹرز ہیں یا ایلیٹ سکولز ہیں جو کہ آن لائن لرننگ میں کافی آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کافی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں تو میرا خیال ہے کہ ریزرویشنز پیرنٹس کو کم ہے۔ پرابلم آتا ہے جہاں پہ یا تو آن لائن لرننگ ہے ہی نہیں، وہاں پہ سرکاری اسکول ہیں، مدارس ہیں، باقی آ جاتے ہیں، تو ان کا تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یونیورسٹی لیول پہ جو آن لائن کے پرابلمز ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کا ریچ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے بائی دا وے ایک بڑی انٹرسٹنگ HEC نے پروپوزل دی تھی جو ہم نے ایکسیپٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عید کے بعد جو بچے ٹرائبل ایریا کے یا کسی دور دراز علاقے جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے یونیورسٹیز میں، تو ان کو ہاسٹل میں آنے کی اجازت ہوگی، اور وہ 30% جو گنجائش ہے ہاسٹل کی، وہاں پہ 30% بچوں کو لایا جائے گا جو کہ اس وقت بالکل ان کو کوئی انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہو رہی۔ تو یہ مختلف طبقوں کے لیے، مختلف انکم گروپس کے لیے، مختلف اسکولوں کے لیے
ہائر اور لوئر ایجوکیشن کے لیے، سب کے لیے مختلف ایشوز ہیں جو انٹرنیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا ہے اور کنسنسس کے ساتھ صوبے نظر آ رہے ہیں دوسرے بھی کہ سب کا کنسنسس ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر پھر بھی دیکھا جائے گا کہ بیماری کا پھیلاؤ کتنا ہے اس وقت۔ ایگزیکٹلی کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ کم ضرور ہوئے ہیں، مگر جو حکومت نے ٹیسٹ کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے۔ 1 لاکھ سے اوپر کیپیسٹی لے جانے کا وعدہ کیا تھا، وہ 30,000 کو چھو کے ہم بہت الٹا کم ہو گئے ہیں، دنیا آگے گئی ہے، اور جو پازیٹیوٹی کا ریشو ہے وہ 15% ہے، جو بھی ایک بہت ہائی ریشو ہے پازیٹیوٹی کا جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ کل بھی ہم نے اپنی بین الصوبائی میٹنگ میں بلائی تھی، اور میں یہ ایمفسائز کروں کہ جتنے فیصلے ہم نے اناؤنس کیے ہیں یہ سارے صوبوں کی مشورے سے کیے ہیں اور اتفاق رائے سے کیے ہیں۔ تو کل جو ہم نے میٹنگ کی تھی اس میں بھی ہم نے سیکرٹری منسٹری آف ہیلتھ کو بلایا تھا۔ آئندہ بھی ہم ہیلتھ کے NCOC کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تعلیم کے حساب سے بھی کچھ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کرتے رہیں۔ تو یقیناً ایک وہ آر فیکٹر ہے جس کے تحت انفیکشن ریشو جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوگا۔ جو اموات کی تعداد ہے وہ ہمارے نظر میں ہوگی۔ جو بچوں کی ایج گروپس میں انفیکشن ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کتنی انفیکشن ہے اور ان میں کیریئر ہے نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم مد نظر رکھنے کے بعد ہی فائنلی فیصلہ کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے اساتذہ کو بلا کے SOPs کی ٹریننگ بھی دینی ہے اور سب کچھ کرنا ہے، تو وہ بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔